नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन खासा हंगामेदार रहा है। किसानों की मौत के मामले पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद शोरगुल में डूबा सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस मसले की गूंज सदन के बाहर भी रही। अब सरकार का ये आरोप है कि विपक्ष के पास दरअसल कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लिहाजा उनके पास चर्चा से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सवाल यही, क्या सियासत की भेंट इस बार का सत्र भी चढ़ जाएगा? जनता के मुद्दों पर क्या राजनीति हावी हो रही है? क्या सदन में सिर्फ हंगामा ही होगा या फिर काम की बात भी हो पाएगी? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये सदन है, सदन में समग्र रूप से चर्चा होगी। सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, उत्तर फिर से जमा करें, सारे विषय को स्पर्श करके और फिर से चर्चा कराएं। प्रतिपक्ष की इतनी दयनीय हालत हमने पहली बार महसूस किया। पक्ष और विपक्ष कुछ इसी अंदाज में विधानसभा के अंदर भी नजर आए और नतीजा ये रहा कि कुछ ही घंटों में शीतकालीन सत्र का पहला दिन स्थगित करना पड़ा। सदन के अंदर किसानों की परेशानी को लेकर विपक्ष हमलावर दिखा तो सरकार विपक्ष की तैयारियों पर सवाल उठाते नजर आई। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम से राजनीति करना रहता है और चर्चा करना नहीं चाहते, चर्चा से भागना चाहते हैं। आज उनकी बिना तैयारी के साथ आए थे और चर्चा छोड़कर बीच में ही भाग गए। सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि साहब इसमें कई विभागों के हैं और इसलिए नहीं आती। यदि आपने स्वीकार किया है तो हमने उत्तर में मांग की है कि हमने जो विषय उठाए हैं उसके पूरे उत्तर दीजिए, और ये बात तब हमको पता लगेगी जब सरकार का उत्तर आएगा। इसलिए हमने ये कहा कि आप मुआवजे के बारे में, मृतक किसानों के और जो गिरदावरी कम हुई है उसमें आपने स्वीकार किया है, गिरदावरी सुधारा भी गया और बड़े बड़े अक्षरों में समाचार पत्रों में आया मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करके। लेकिन जिन्होंने ये गड़बड़ की उस पर क्या कार्रवाई? सियासी आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का सदन में हंगामा शुरू हुआ। कुछ ही देर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठने लगा। इसके बाद धान खरीदी के मुद्दे पर भी सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पहला दिन भले ही कुछ ही घंटों में स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन सत्र की राह आगे भी आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, ड्रग्स माफिया, रेत माफिया की सक्रियता जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का ऐलान कर चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज बेहद हंगामेदार रहा। उम्मीद थी कि स्थगन के माध्यम से किसानों की आत्महत्या, उनका रकबा कम किए जाने और धान खरीदी को लेकर सार्थक चर्चा होगी, लेकिन केवल हंगामे की भेंट पहला दिन चढ़ गया और स्थगन के माध्यम से चर्चा भी नहीं हो पाई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर सामंजस्य के साथ विपक्ष नजर आए और अधिक से अधिक जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा के पटल पर आ सकें। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सच्चिदानंद उपासने जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अमित श्रीवास्तव हैं और JCCJ जोगी कांग्रेस जो है वहां से राहिल रऊफी हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत उपासने जी आप ही से। कहाँ तो इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि जो सत्र होगा विधानसभा का उसमें किसानों से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि देश भर में चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर प्रदेश में धान की खरीदी हो, बहुत से सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं किसानों के हित से जुड़े हुए। अब ऐसे वक्त में जबकि सत्र शुरू हुआ है तो वो हंगामे की वजह से चर्चा उसमें नहीं हो पा रही है। क्या रहा आज के दिन, बताइए जरा। देखिए, विपक्ष का काम है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस प्रदेश में, जो मुद्दे लगातार विपक्ष के पास, चाहे किसान हो, चाहे प्रदेश की शांति व्यवस्था हो, चाहे प्रदेश में अनेक प्रकार के जो मामले हैं, वो सब मामले विपक्ष के पास इसलिए आते हैं कि वो विधानसभा में जनता की आवाज़ बने। ठीक। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, विपक्ष ने, और जो मामला किसानों के बारे में जो ज्वलंत मामला है, इस मामले को लेकर मीडिया भी लगातार, जो धान खरीदी वाला मामला है, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया में भी
सरकार हमेशा कटघरे में है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रकबा को लेकर लगातार शिकायतें हैं, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और कलेक्टर से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक, मुख्यमंत्री तक लगातार हो रही हैं। किसान छला जा रहा है कि गरीब बड़े किसानों को तो यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है, लेकिन छोटे किसान जो है उनके न तो धान की खरीदी वहां पर ठीक से हो रही है, उनके रकबे के मामले हैं, वो अपनी शिकायतें कर रहे हैं, कागज लिए लेकर घूम रहे हैं। उपासनी जी वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना आपसे, जो है वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं उपासनी जी कि सरकार हो या विपक्ष हो, सदन के लिए जवाबदेह है ना वो, तो इस सदन में किन मुद्दों को एड्रेस किया गया, आपके सवालों के क्या जवाब मिल पाए, हम वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, जवाब नहीं मिला, इसीलिए तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि जब विपक्ष ने कोई प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर सरकार को देना चाहिए, संतोषजनक जवाब देना चाहिए उसको, जब सप्रमाणित जिस प्रकार से। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष तो भाग रहा है चर्चा से क्योंकि उसके पास कोई तथ्य नहीं है, उसके पास तर्क नहीं है। सरकार ऐसा क्यों कह रही है? विपक्ष पर केवल यह आरोप लगा देने से नहीं कि किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। किसानों के नाम पर राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। किसानों के हित की बात जो है, किसानों को इस प्रदेश में न्याय मिले। 1 महीना देर से आप धान खरीदी के बाद जिस प्रकार से उनके रकबों के कटौती के बाद धान खरीदी में बोरों के बारे में जिस प्रकार से उनके कम धान बताकर जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, यानी कि आपके सवालों के जवाब सरकार ने नहीं दिए। किसान आत्महत्या कर रहा है, यही ना, चाहे वो किसानों की आत्महत्या हो, धान खरीदी में हो रही अनियमितताएं हो, धान खरीदी में हो रही देरी हो, या फिर रकबा कम करने को लेकर जो सवाल आप लगातार उठा रहे हैं उसका सरकार ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, अमित जी बताइए क्यों सरकार सवालों से बच रही है या भाग रही है? सदन में सबकी जिम्मेदारी तय होती है भाई, सरकार अगर जो सदन में कह दे वही उसका जवाब होता है। असल में बाहर आप सदन के बाहर निकलकर कुछ भी कहिए, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी ये सदन ही तय करेगा। तो जो विपक्ष अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि सरकार के प्रवक्ता और हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री उन्होंने कहा कि आसंदी को भी उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़ा मुद्दा है, आप इसे लीजिए और विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन जैसा अभी इनके प्रभारी आए थे और जिस प्रकार से आज देश ने देखा है और प्रदेश ने भी देखा है कि किसानों के मुद्दों पे इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। 2003, 8 और 13 जो किसानों को इन्होंने छलने का काम किया है, और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद भी आज सरकार और यहाँ के किसान भाई जो खुशहाल हो रहे हैं और जो उनकी आय में वृद्धि हो रही है, उनके किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है और किसान हमारे प्रदेश में समृद्ध हो रहा है, तो बेचैनी है भाजपा के लोगों की। और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज पूरे देश और प्रदेश के भाजपा नेता कम से कम किसानों के मुद्दों पे तो कुछ कहने के लिए हकदार इसलिए भी नहीं है कि वहां पर बैठे 26 दिनों से किसान भाइयों के ऊपर जिस प्रकार ये जुर्म कर रहे हैं वो भी देश की जनता देख रही है। और जो 15 साल यहाँ पर इन्होंने किसानों को छलने का प्रयास किया, लोकतंत्र है अमित जी लोकतंत्र है, लोकतंत्र और संविधान में सबके अधिकार सुरक्षित हैं, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो या फिर आम आदमी हो, सब मुद्दों पर बोल सकते हैं। इस बात की आजादी हमारा संविधान हमें देता है। तो बीजेपी बोल सकती है नहीं बोल सकती है एक अलग मसला है। आप ये बताइए कि सत्र में हंगामा, विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ? विपक्ष ने जिन सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की, सरकार ने उसके जवाब क्यों नहीं दिए? देखिए, सरकार पूरी जिम्मेदारी से, जवाबदारी से अब जवाब देने के लिए तैयार थी। 3:30 बजे का टाइम भी डिसाइड हुआ, लेकिन पहले से इनका प्रोग्राम था, फिक्स था कि इस मैटर पे इनको सिर्फ राजनीति करनी थी, हंगामा करना था। और जिस विषय पे सरकार जवाब देने के 3:30 बजे का समय निर्धारित करती है, वो जिसमें इनको चर्चा पे भाग लेना था, उस चर्चा पे इन्होंने भाग तो नहीं लिया, वहां से ये खुद ही भाग गए। और जिस प्रकार से आप देखिए इनके कार्यकाल में कि आप देखेंगे कि गर्भगृह के पास अगर आसंदी के पास कोई जाता है वो 100 में ही उसे निलंबित माना जाता है। तो जब इन्हें पता था 15 सालों तक इन्होंने ही वो नियम बनाया था, इन्हें पता था। आप बदल दीजिए ना नियम, जाएंगे तो हम बम्पर मेजॉरिटी की सरकार है भैया, आपकी 70 विधायक लेकर बैठे हैं, इस बार बदल दीजिए नियम। निश्चित तौर पे देखिए, बस ये कोशिश करेगा कि वो कर्नाटक की जो विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी ने हाल किया, बस वो ना हो कि उपाध्यक्ष को कुर्सी से ही भगा दें, बस उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी नियम बदल दीजिए।
जी मकसूद जी, हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को समझते हैं और इस जीत पे हम बिल्कुल अब और जवाबदारी हमारी इस पे बढ़ती है। हम तो कह रहे हैं, हमने तो कहा कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। यही अगर जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये हंगामा करना ही इनका मकसद था, ये समाधान कम चाहते थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाधान नहीं चाहते, सिर्फ हंगामा चाहते हैं, पब्लिक अट्रैक्शन हो गया लोगों की। ठीक, अभी जी प्लीज बने रहिएगा। एक रिएक्शन राहिल रऊफी आपकी तरफ से, विधानसभा की इस कार्रवाई में हंगामा क्यों हुआ? अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है कि तो सरकार की भी तो अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तो भाई पूरे प्रदेश की सरकार है, उसमें विपक्ष के विधायकों की भी सरकार है और आम आदमी की भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता, स्पोक्स पर्सन हो या कोई और हो। तो आप बताइए भाई कि सरकार, क्या पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की है या फिर सरकार की अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, सदन चले? देखिए मकसूद जी, आज जो सदन में हुआ वो सबके सामने में है और जिस तरह से विपक्ष लगातार किसान हित को लेकर मुद्दे उठा रहा है और सरकार टोटल आंख मूंद के बैठी हुई है। आज जो हंगामा हुआ है इसके पीछे ये है कि सरकार टोटल आंख मूंद के बैठी हुई है छत्तीसगढ़ में। और मैं आपको बता दूं मकसूद जी कि भारत में धान खरीदी की बुनियाद छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने बड़ी विषम परिस्थितियों में 1 नवंबर 2001 को रखी थी। उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में शपथ पत्र देकर दाखिल किया था, जिसका अनुसरण कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में भी किया था। लेकिन इस घोषणा पत्र के बाद टोटल सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। मैं बता दूं मकसूद जी आपको, बलौदा बाजार के तौरंगा में 189 पट्टाधारी किसानों का धान का रकबा 0 क्विंटल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में जहां कृषि विभाग के अनुसार 2019 की अपेक्षा 2020 में 1 लाख मीट्रिक टन से 12 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार। ये आंकड़े क्या आपने सदन के पटल पर रखे? सरकार से आपने जवाब लिया इन आंकड़ों पर, इन तमाम बातों पर आपके विधायकों ने? क्योंकि आपके तो 4 विधायक हैं कुल जमा, उनमें से 2 तो सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो बाकी 2 ने क्या किया? देखिए लगातार हमारी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के विधायक लगातार विधानसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। और ये लगातार बताया गया है कि जहां 12 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार बढ़ी है, वहीं धान खरीदी का लक्ष्य मात्र 93,000 मीट्रिक टन कांग्रेस ने रखी है। ये सरकार की नियत और नीति दोनों पर सवाल खड़ा करता है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कोंडागांव के किसान ने आत्महत्या धनीराम जी ने किया। मैं सदन को लेकर दरअसल बात कर रहा हूँ। देखिए, मीडिया में बहुत सारे सवाल होते हैं जो सरकार और सबका अपना अपना एक स्पेस है। ये डिस्कशन भी हमने इसीलिए रखा है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन जहां पर सरकार की जवाबदेही तय होगी, यानी कि सदन, विधानसभा के लिए वो विधानसभा है और सांसदों के लिए फिर वो लोकसभा या राज्यसभा हो गई। तो इस सदन के लिए आपके विधायकों ने क्या किया? क्योंकि आप ही के 2 विधायक तो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं, बाकी 2 विधायकों ने कोई सवाल पूछा या नहीं पूछा? देखिए, हमारे विधायक लगातार सदन में किसानों के मामलों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, पहले भी उठाए हैं, आज भी उठाए हैं और आने वाले समय में भी सदन से लेकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि किसान आज इतनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ का किसान, हिंदुस्तान में कहीं का किसान इतनी विषम परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा जितना छत्तीसगढ़ का किसान गुजर रहा है। ठीक, और छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट भी है जहां पर की सरकार जो है ना, धान के बोनस के तौर पर उसे 2500 रुपए क्विंटल दे रही है। हालांकि ये अलग बात है कि जो डिफरेंस की राशि है वो किश्तों में दी जा रही है किसान न्याय योजना के नाम से। बहरहाल अब पटेरिया जी से सुनेंगे, क्योंकि वो आप तीनों लोगों को बहुत बारी बारी से सुन रहे थे और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें जरूर सुने, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। पटेरिया जी, अब आप बताइए, विधानसभा में होना क्या चाहिए था और हुआ क्या? क्या सिर्फ हंगामा करने के लिए ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है? मकसूद साहब, पिछले 20-25 सालों में विधानसभा के जो नियत सत्र हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो छत्तीसगढ़ के लिए 65 सत्र कम से कम बुलाए जाने चाहिए, बड़े राज्यों के लिए 75।
संख्या आगे पीछे हो सकती है क्योंकि तत्काल में परिवर्तन बहुत से होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर सरकारें असहिष्णु हो चुकी हैं, चाहे सत्ता पक्षी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लोग जवाब नहीं देना चाहते। लगातार कोशिश होती है कि बहुत जल्दी सदन को समेट दिया जाए, जबकि सदन के हर मिनट पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का खर्चा होता है, सवालों के जवाब इकट्ठा खर्च होता है, पैराफर्नालिया लगता है, पूरा एक सिस्टम लगता है, और जिसका 2 से 2.5 लाख रुपया मोटा एक अंदाज आता है जो लोकसभा से विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक। ये अंतर हो सकता है 50,000 ज्यादा हो जाए, 50,000 कम हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अलग अपना खर्चा होगा, लेकिन मुझे लगता है 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा और 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा प्रति मिनट। जब इतना पैसा खर्च होता है तो जब आप सदन में आए हैं, लोगों की अपेक्षाओं का घर है, वो लोगों की उम्मीदों का घर है, बड़ी पंचायत है, लोग बड़ी उम्मीद से आपको चुन के भेजते हैं, और एक विधायक अपने क्षेत्र के 2 लाख, कम से कम 2 लाख मतदाताओं का प्रतीक होता है। कम ज्यादा हो सकता है, फिर भी मैं कहूंगा कि प्लस माइनस सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक एवरेज में मान के चलता हूं कि 2 लाख मतदाताओं ने आपको वहां पे भेजा है। उनकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको तो सुन लीजिएगा कम से कम। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच होती है, एक सेट सारी चीजें तय हो जाती हैं। कई राज्यों के साथ में जो लेजिस्लेचर है उनसे बड़ी बात होती है, या संवाददाता है उनसे बात होती है, ये एक दिन पहले ही मालूम रहता है। कई बार जिस तरह क्रिकेट में होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कई बार चीजें होती हैं। मैच फिक्सिंग, केंद्र के मंत्री ने पिछले दिनों मुझे बताया था, नाम फिर मैं गायब करना चाहता, मैच फिक्सिंग। तो उन्होंने बहुत अच्छा शेर है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ हंगामा ही होते हुए देखते हैं। क्यों इस बात को लेकर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है कि सूरत बदले? भाई चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है राजनीति करना, चाहे वो किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन उसका निकलना चाहिए ना, किसी उस सिरे पर तो पहुंचे। ये क्यों नहीं हम देखते हैं? मकसूद साहब, मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, हर पार्टी का अपना फ्लोर मैनेजर होता है, दोनों पार्टी के फ्लोर मैनेजर बैठ के ये तय कर लेते हैं, ठीक उसी प्रदर्शन की तरह के पुलिस उनको रोकती है, वो धींगा मस्ती करते हैं, फिर वो वापस हो जाते हैं, 4 फोटो खिंच जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हर बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। और एक बहुत बड़े मतलब पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो वॉकआउट हो रहा था तो हमने दूसरी पार्टी के लोगों को बुलाया और बातचीत, उन्होंने कहा चलिए चाय पिला दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, आप इस तरह आगे बढ़ेंगे, हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। देखिए, जनता इसमें गुम होती चली जाती है, फ्लोर मैनेजमेंट में, पार्टियों में। सर शिखर पर बैठे हुए लोगों का जो तरीका है वो मुझे लगता है जनता को कभी समझ में नहीं आता है। उनको लगता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने अपना काम पूरा कर लिया, अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर लिया। सबसे बड़ी बात है, इस देश की जो जमहूरियत है, सही अर्थों में जमहूरियत तब होगी जब लोग जनता की बात करेंगे, लेकिन बात जनता के नाम पर अपनों की होती है। बताइए उपासने जी कि जो सवाल लगाने थे या जिन सवालों को उठाया जाना था, उनके जवाब मिल पाए या नहीं मिल पाए, और अगर इसी तरह से हंगामा होता रहा तो आगे आने वाले कल में क्या उम्मीद करें, क्या वाकई में उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आपने तो 15 साल वहाँ पर सत्ता चलाई है भाई। छत्तीसगढ़ जब से वजूद में आया है 1 नवंबर 2000 से, उसके बाद से तो ज़्यादातर वक्त में आप ही की पार्टी की सरकार रही है। और उसका जवाब देने के लिए बाध्यता सरकार की होती ही है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन जो मुद्दे उठाए गए उसको केवल ये कि किसानों के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, इतना जवाब आप देंगे तो ये संतोषजनक जवाब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो है किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है। ये आप सड़क पर बोल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का काम ही पॉलिटिक्स करना है। ये आपकी डिबेट चालू होने के पहले एक किसान मेरे पास आपके प्रतिनिधि के सामने ही ये बैठा, ये देखिए, ये जो किसान है ये एक छोटा किसान है, ये अभी मेरे पास आया था, इसने आवेदन दिया, ये बलौदा बाजार मोहभट्टा का किसान है, सिमगा का, और उसने कहा कि न तो मेरा पंजीयन किया गया और मेरे को रकबा भी काट दिया गया। तहसीलदार ने स्वयं ये स्वीकार किया 17 तारीख को, ये देखिए। उसके बाद भी न तो उसकी धान खरीदी हो रही, ये तहसीलदार लिखता है कृषक
सुभाष सरकार के नाम से पंजीयन किया जाना उचित होगा। पंजीयन कब से चालू हुआ इनका? ये बेचारा लड़ रहा है कि मेरा पंजीयन किया जाए। मैं 10 साल से किसानी कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से मेरा पंजीयन नहीं हो रहा है, मेरा समर्थन मूल्य पे धान खरीदी नहीं हो रही है। ये लिख के दे रहा है, केवल लिखा पढ़ी में। अब ये 17-12 को तहसीलदार लिखता है, ये कब वहां जाएगा? वहां पर यहाँ से मंत्रालय से आपने बड़े-बड़े वादे किए थे, तो ये आज भी अगर किसी किसान को मतलब अमित जी भी देख लें, बीजेपी के पास जा रहे हैं, भाई सरकार बदली कि नहीं बदली प्रदेश में, बता दीजिए। जी देखिए मकसूद जी, पहली चीज आपको बता दूं कि इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या 21,38,000 है और पिछले साल 19,55,000 किसान यहाँ पंजीकृत थे। और मैंने जैसा कहा कि लगातार 65 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने वाले जिन्होंने 15 साल तक निश्चित तौर पे किसानों का अहित किया, उनको तो किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। 2100 रुपए में समर्थन मूल्य नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, गाय देने का वादा नहीं किया, और आज जब इस प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है और हमारी न्याय योजना को केंद्र उसका प्रारूप मंगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की बेचैनी है। और सबसे बड़ी चीज है, अच्छा अमित जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अमित जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज किसान भाइयों के मुद्दे पे मुंह छुपा रही है और यही इनकी रणनीति थी। और आपने जैसा दुष्यंत जी का जो शेर कहा कि हंगामा करना ही मकसद था इनका, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसीलिए आज ये हंगामा करने में सक्सेस हुए। नहीं, मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया ना, सवाल उठाया है विपक्ष पर। लेट मी क्लेरिफाई दिस। मैंने शेर कहा था और वो सबके लिए था प्लीज। लेकिन मुझे बताइए अमित जी, अगर एक भी किसान के साथ, जैसा कि पेपर दिखा रहे हैं उपासने जी, क्योंकि आप सीनियर नेता हैं बीजेपी के, एक भी किसान के साथ अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है या उसे अपना हक नहीं मिलता है, तो वो भी तो उस प्रदेश का ही किसान है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और गार्जियन के तौर पर सरकार आपकी है, तो जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी होगी। देखिए हम लेंगे, हम अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी से बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। निश्चित तौर पे इस पे मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि जो भी किसान भाइयों का अगर किसी का हुआ है और अगर त्रुटि पाया जाता है तो उस अधिकारी पे भी सस्पेंड किया जाएगा और तत्काल उसकी त्रुटि सुधार को करिए आप। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि इस एक मैटर को जो अभी राहिल रौफी जी ने कहा, कोंडा गांव के जो धनी राम जी का जो मैटर था, उसमें पटवारी को निलंबित करके तहसीलदार को नोटिस दिया गया था और उसके बाद प्रतिवेदन मंगा के उसको रेक्टिफाई किया गया। तो निश्चित तौर पे अगर कोई त्रुटियां हुई है तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के पास वो आए। निश्चित तौर पे एक भी किसानों के साथ छत्तीसगढ़ में कम से कम अन्याय नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश में खुद किसान पुत्र और स्वयं किसान बैठे हैं, तो वो समझते हैं किसानों की असीम पीड़ा को, वो भली भांति बेहतर समझते हैं। इसीलिए उन्होंने खुद ही कहा था, 100 मुद्दे लेके उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर ऐसी कोई भी त्रुटि आती है तो उसको अधिकारी रेक्टिफाई करें। बताइए उपासने जी। नहीं, मैं तो ये सब प्रमाण ये बता रहा हूँ। ये देखिए किसान क्या लिखता है, किसान लिखता है, ये मुख्य सचिव को पत्र लिखा इसने 23/11 को, अतः महोदय इतनी मेहनत कर फसल नहीं, वो कह रहे हैं कि किसी भी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, 2 वर्षों से विक्रय नहीं कर पा रहा, सबके साथ न्याय होगा। 10 वर्षों से किसानी कर रहा हूँ, तो ये किसान नहीं है क्या? ये किसान नहीं है क्या? आज 10 वर्ष से वो कृषि कर रहा है, लेकिन लिख रहा है कि पिछले 2 वर्षों से मेरे को न तो मेरी धान खरीदी हो रही है, मैं आर्थिक रूप से टूट चुका हूं, ये लिख रहा है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि धान विक्रय का भुगतान की राशि मुझे गरीब बताइए अमित जी। भुगतान करे। मैं विक्रय नहीं कर पा रहा, जिसके कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। ये दयनीय हो गई है। लेकिन बड़े भाई और उपासने जी से एक चीज चाहूंगा कि आप वो किसान का जो आवेदन है उसको अगर मुझको व्हाट्सएप कर दें, तो मैं किसी मंत्री जी को तुरंत व्हाट्सएप करके आपके डिबेट खत्म होने के आधे घंटे के अंदर उनसे बात अरे ये सरकार, आपकी सरकार सब लिख रही है, आपका कलेक्टर लिख रहा है, आपका तहसीलदार लिख रहा है, सारे लोग आपके लिख रहे हैं। क्या आपके सरकार के अंग नहीं है क्या? ये आपका कलेक्टर शाखा, खाद्य शाखा, ये आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी, नया भवन, रायपुर, ये 5 दिसंबर को लिख रहा है। उसके बाद ये तहसीलदार सारी बात के बाद लिखता है कि कृपया सुभाष सरकार के नाम से पंजीयन किया जाना उचित होगा। अरे आप तो बेचारा चक्कर लगा रहा है, अभी तक आप पंजीयन नहीं किया उसका, कब धान खरीदेंगे उसका? आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आधे घंटे अच्छा कर दीजिए अगर कह रहे हैं तो। इसका तो जवाब दीजिए, जो आपके सरकार के सब नुमाइंदे हैं। अच्छा, राहिल रऊफी से ज्यादा बात हो नहीं पाई है, क्योंकि राहिल रऊफी आप कुछ एड ऑन करना चाहें तो प्लीज। कल आत्महत्या कर लेगा तब जवाब दोगे आप लोगों के कार्यकाल में 14,000 किसानों ने। देखिए छत्तीसगढ़ की छवि जो थी, धान के कटोरे की छवि थी, आज छत्तीसगढ़ की छवि जो है
कर्ज का कटोरा और शराब के कटोरे के रूप में तब्दील हो गई है। 2019 में किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य की पूरी राशि आज तक नहीं मिली है। केंद्र द्वारा, मकसूद जी, केंद्र के द्वारा 18,500 करोड़ रुपए दिया जा चुका था। राज्य सरकार को मात्र 6,000 करोड़ रुपए अपनी ओर से देना शेष था। उसका वार्षिक बजट, जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो वार्षिक बजट है, उसका 2% राशि भी नहीं है। इतनी राशि तो छत्तीसगढ़ सरकार साल भर में केवल शराब बेचकर ही मतलब हासिल कर लेती है। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 2 गुना धान खरीद रहा है, जिससे राज्य सरकार अच्छी बात है ना, जितना धान खरीदेगी किसानों का उतना फायदा होगा इसमें। लेकिन हाँ, सरकार कर क्या वो डिफरेंस की राशि जो है ना, वो जल्द से जल्द दी जाए उन्हें। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।